हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ यूनिट के ऊपर, जो कि हमारा रेलिवेंट है आने वाले यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए। तो उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, काफी यूट्यूब पे कमेंट्स आए, मुझे पर्सनली भी मैसेजेस आए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहूंगा पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा और आप उतना ही इसे सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पे साइन अप नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, तो क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारा कंटेंट यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल करवाया है। साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप पूरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज, जो कि एक्चुअल एग्जामिनेशन के पैटर्न और एक्चुअल जो आप फॉर्मेट फेस करेंगे उसमें बनाई गई है, उसमें डिजाइन की गई है। तो साइट पे साइन अप करना बहुत ही आसान है। आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और वहां पे साइन अप पे क्लिक करें और अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिल आउट कर दें। और फिल आउट करके आप नेक्स्ट हमारे लॉगिन पे क्लिक करें और लॉगिन पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करके आप ढेर सारा फ्री कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी पीडीएफ है इस लेक्चर की भी वहीं पे आपको अपलोडेड मिलेगी और आप फ्रीली डाउनलोड उसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से आपको टॉपिक्स बता देता हूं जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। हम जो मेन टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। उसके साथ साथ हम कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, टीडीएस प्रोविजंस एट अ ग्लांस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड पेनल्टीज। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हमारे डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम से। तो जब भी हम इनकम टैक्स में डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो उसमें 5 हेड हमारे आते हैं। और वो 5 हेड हमें इनकम टैक्स में सेक्शन 14 हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है उसके अंदर बताए गए हैं। तो ये हमारे पास जो हेड्स हैं वो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे हम पीजीबीपी के नाम से भी कहते हैं, और कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस। तो ये हमारे जो है 5 हेड्स हैं और इन्हीं हेड्स का हम ओवरव्यू लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इन्हें डिटेल में करना संभव नहीं हो पाएगा, तो हम केवल और केवल इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर अप करके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी की। तो अगर हम इनकम अंडर द हेड सैलरी की बात करें तो किसी भी इनकम को एज अ सैलरी अगर हमें उस पर टैक्स लगाना है तो उसके लिए कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन है वो है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो जो पेमेंट कर रहा है वो एम्प्लॉयर होगा और जो पेमेंट ले रहा है वो एम्प्लॉय होगा। तो ये रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये रिलेशनशिप एमपीज और एमएलए और गवर्नमेंट के बीच में नहीं होता, इसलिए जो एमपी और एमएलए को सैलरी मिलती है, जो उन्हें रेम्यूनरेशन मिलती है, आई शुड से रेम्यूनरेशन एंड नॉट सैलरी, वो जो टैक्सेबल होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, ना कि सैलरीज हेड में। और अगर हम बात करें जो पार्टनर को फर्म से इनकम मिल रही है, अगर पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई भी रेम्यूनरेशन फर्म से मिल रहा है, तो हमें यह भी याद रखना है कि हालांकि हम उसे सैलरी कहते हैं बट वो हमारा बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम नहीं है, क्योंकि पार्टनर जो है वो ओनर है एक तरीके के फर्म के, ना कि उनके एम्प्लॉय हैं। उसी के साथ अगर हम सैलरी वर्ड की बात करें तो सैलरी का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग लिया गया है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। और इसके अंदर वेजेस, अलाउंसेस, पेंशन, ग्रेट्युटी, कमीशन और बहुत सी चीजें, एडवांस, लीव इनकैशमेंट, परक्यूजिट्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो केवल और केवल हमें एक नैरो मीनिंग नहीं लेना, हमें बहुत ही वाइड मीनिंग लेके चलना है इस टर्म का। और अगर हम बात करें एरियर्स ऑफ सैलरी की, तो कोई पिछली बार की सैलरी थी वो हमें तब नहीं मिली और अब हमें बैक डेट से सैलरी जो थी वो बढ़ गई है, तो अब हमें वो मिली है, तो उसको कहते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। तो वो भी हमें क्योंकि अब मिल रही है, पिछले सालों में उस पर टैक्स नहीं लगा, तो वो इस साल जो है हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा अंडर दी हेड सैलरीज। और अगर हम सैलरी की टैक्सेबिलिटी की बात करें तो वो टैक्सेबल होती है ऑन रिसीट और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। या तो आपको सैलरी मिल गई या आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो भी आपको उस पर टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब जब भी हम सैलरी की बात करते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अलाउंसेस आ जाते हैं जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को। तो उसको हम 3 हेड्स में ब्रॉडली बांट लेते हैं, जैसे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्शियली एग्जम्प्ट एंड पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस और फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस।
अगर हम फुली टैक्सेबल की बात करें तो उसके अंदर हमारा डियरनेस अलाउंस है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, टिफिन अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, डेप्यूटेशन अलाउंस है और टेलीफोन अलाउंस है। तो अगर ये अलाउंसेस की बात करी गई है तो ये हमारे फुली टैक्सेबल होंगे। और अगर हम फुली एग्जेम्प्ट की बात करके चलें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि बाहर पोस्टेड हैं उन्हें अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। जो यूएन हमारा है, यूनाइटेड नेशंस, उसके एम्प्लॉइज को जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। और जो हमारे जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें भी जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। और अगर हम पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की बात करें तो इसमें काफी कैटेगरीज हो सकते हैं। यहाँ पे हमने उन अलाउंसेस की बात करी है जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं टू द एक्सटेंट एक्चुअली इनकर्ड। तो अगर इतना खर्चा हमने कर दिया जितना अलाउंस मिला तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कन्वेयंस अलाउंस है, डेली अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है या ट्रेवलिंग अलाउंस है। तो ये वाले जो अलाउंसेस हैं ये हमारे पार्शियली एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमें एक बार इनका ओवरव्यू ले लेना, एक बार अच्छे से रीड कर लेना है ताकि हमें कंफ्यूज ना हो जाए हम कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो देखिए मैच द फॉलोइंग आराम से बन सकता है क्वेश्चन इसमें से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा अलाउंस कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब कुछ अलाउंसेस जो हमारे पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं। और उसमें मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिस पे सवाल पूछा भी जा सकता है वो है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कवर्ड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर। तो अगर हम उसकी एग्जम्पशन की बात करें तो उसमें बताया गया है कि वो एग्जम्प्ट होगा इनमें से तीनों में से जो भी लीस्ट होगा उतने अमाउंट तक। सबसे पहले HRA एक्चुअली रिसीव्ड, तो जितना हमें हाउस रेंट अलाउंस मिला उतना देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, जितना हमने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। और हम क्या देखेंगे, 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। 50% किसमें देखेंगे, जो कि बड़े मेट्रो सिटीज हैं उसमें अमाउंट ज्यादा आना चाहिए। तो मेट्रो सिटीज के लिए 50% है, अदर सिटीज के लिए 40% है। तो हम ये कैलकुलेशन अपनी कर लेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और जो भी इनमें से लीस्ट आएगा उतनी हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। और सैलरी जो यहाँ पे हमने यूज किया है उसका मीनिंग भी दे रखा है कि सैलरी का मतलब है जो आपको बेसिक सैलरी मिल रही है प्लस डियरनेस अलाउंस, प्लस अगर आपको परसेंटेज बेसिस पे कमीशन मिलती है तो वो भी इसके अंदर जो है वो जुड़ जाएगा। साथ ही साथ कुछ और अलाउंसेस भी हैं हमें, जैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो 200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस, 100 पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट होता है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अप टू 300 पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का यहां मतलब क्या है, ये ट्रेवलिंग या कन्वेयंस से इसको कंफ्यूज नहीं करना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब है कि घर से ऑफिस जाने का और ऑफिस से वापस घर आने का अलाउंस। तो ये हमारा 1600 पर मंथ तक की एग्जम्पशन है। और हैंडीकैप्ड के लिए ये एग्जम्पशन जो है वो 3200 पर मंथ की दी गई है। आगे चलते हैं, सैलरी के अंदर कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आते हैं जिनकी टैक्सेबिलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम पेंशन की बात करें तो जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन को हम दो हेड्स में बांटते हैं, एक है अनकम्यूटेड पेंशन और एक है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड का मतलब क्या है, आप जो है लंप सम पेमेंट ले रहे हैं, पीरियोडिकल पेमेंट नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं कि मुझे हर महीने पेंशन नहीं चाहिए, मुझे एक बार एक लंप सम अमाउंट दे दो, मैं अपनी पेंशन कम्यूट करा रहा हूं। अगर अनकम्यूटेड पेंशन की बात हो रही है तो वो आपको पीरियोडिकल हर मंथ पेमेंट जो है वो सरकार से या फिर आपके एम्प्लॉयर से मिलेगी। अगर हम अनकम्यूटेड या पीरियोडिकल पेंशन की बात करें तो कोई भी इंप्लॉय हो हमारे, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, उनके लिए फुली चार्जेबल टू टैक्स होगा। अगर हम कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये एग्जेम्प्ट होगा, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े डिफरेंट है। उनके लिए एग्जम्पशन इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या वो ग्रेट्युटी रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो ग्रेट्युटी रिसीव कर रहे हैं तो 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन, अगर वो पूरी पेंशन को कम्यूट करा लेते उसका 1/3 वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो ग्रेट्युटी नहीं ले रहे तो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन जो उन्हें मिलती, अगर वो कम्यूट जो है फुल करा लेते, उसका हाफ अमाउंट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा पेंशन का ट्रीटमेंट। तो हमें याद रखना है किस केस में एग्जेम्प्ट है, किस केस में एग्जेम्प्ट नहीं है। तो चलिए अब कुछ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है ग्रेट्युटी। तो ग्रेट्युटी की अगर हम बात करें तो ये जनरली दी जाती है अगर एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम तक सर्विस करे एम्प्लॉयर के लिए। तो जनरली अगर 5 ईयर से ज्यादा की सर्विस होती है तो ग्रेट्युटी दी जाती है।
और अगर हम ग्रेट्युटी की टैक्सेबिलिटी की बात करें तो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या फिर जो डिफेंस सर्विसेज के हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए ये एग्जेम्प्ट है। अगर उन्हें रिटायरमेंट या डेथ पे ग्रेट्युटी मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। और बाकी इंप्लॉइज के लिए ये पूरी तरह एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ लिमिट्स दी गई हैं और मैक्सिमम जो एग्जम्पशन है वो अप टू 10 लाख है। अगर लीव एनकैशमेंट की बात करें, जो आपकी छुट्टियां जो हैं वो बची हुई हैं, आप उसके बदले आपको एनकैश करा लेते हैं, उसके बदले पेमेंट ले लेते हैं, तो अगर आप ये अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान पेमेंट ले रहे हैं तो ये फुली टैक्सेबल होगा हर केस में। बट अगर आप ये जो है अमाउंट है आप अपनी रिटायरमेंट पे ले रहे हैं तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्ट होगा और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये अप टू 3 लाख की एग्जम्पशन ले सकते हैं और काफी सारी लिमिट्स हैं, उनको देख के हमें एग्जम्पशन को कैलकुलेट करना है। अगर हम प्रोविडेंट फंड्स की बात करें तो प्रोविडेंट फंड्स में हमें ये देखना जरूरी होता है कि क्या वो स्टैट्यूटरी है, क्या रिकॉग्नाइज्ड है या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड है। स्टैट्यूटरी जो हमारे किसी स्टैट्यूट या लॉ के अंडर बने हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनके रिलेटेड होता है ये। तो अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया बिना किसी लिमिट के वो एग्जेम्प्ट होता है कंट्रीब्यूशन के टाइम पे भी और विड्रॉल के टाइम पे भी। प्रोविडेंट फंड की अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की एग्जम्पशन केवल 12% ऑफ सैलरी तक होती है और विड्रॉल के टाइम में एग्जम्प्ट होता है, बट कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती हैं, जैसे 5 ईयर से ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से एक अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट हो गया जिसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो उस केस में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहा है उसे केवल एग्जम्पशन दी गई है, बट कंट्रीब्यूशन के टाइम पे एग्जम्पशन दे दी, बट जब वो पैसा वापस मिलेगा तब उस पर टैक्स लगा दिया। जो जब वो पैसा वापस मिलेगा तो उसमें देखा जाता है कि कितना सैलरी का कंपोनेंट है और कितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट है और उसे डिवाइड करके उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे सामने ब्रॉड पिक्चर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज की। तो हम अपनी इनकम ले लेंगे, अलाउंसेस ले लेंगे, जो परक्यूजिट्स हमें मिल रहे हैं वो ले लेंगे और जो ग्रॉस सैलरी हमारी निकलेगी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 के अंदर हमें दो चीजों की डिडक्शन मिलती है, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में डिडक्शन मिलता है, और दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स। तो इन दो चीजों की हमें सेक्शन 16 के अंदर जो है डिडक्शन मिलती है और फाइनली हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरीज जो है वो निकल आती है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट हेड की तरफ जो कि है हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो इस हेड में टैक्सेबिलिटी के लिए जो 3 मेन कंडीशंस हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है कि प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डिंग या फिर लैंड होनी चाहिए, तो बिल्डिंग होना जरूरी है, उसके साथ में लैंड हो या ना हो। असेसी जो है उसका ओनर होना चाहिए और जो प्रॉपर्टी है वो ओन बिजनेस में यूज नहीं की जानी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है अगर हम ओन बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, यानी कि प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी। और इसी के साथ साथ कुछ केसेस हैं जहां पे रेंटल इनकम हमारी टैक्सेबल ही नहीं होती। जैसे हमारी अगर फार्म हाउस से इनकम है, तो अगर आपको याद हो हमने एग्रीकल्चर इनकम में भी इसे पढ़ा था, और एक एक्स रूलर की एक पैलेस की एनुअल वैल्यू को भी एग्जम्पशन दी गई है। और प्रॉपर्टी इनकम अगर हमारी लोकल अथॉरिटी या फिर ट्रेड यूनियन या फिर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भी एग्जम्प्ट है। और इसी के साथ साथ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में हम खुद रह रहे हैं, उसकी रेंटल वैल्यू भी एग्जम्प्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपकी लैंड वेकेंट है, उस पर बिल्डिंग नहीं है, तो वो चार्जेबल हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी, वो चार्जेबल होगी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी के लिए फर्स्ट कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जो टैक्सेबिलिटी होती है हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में वो डिपेंड करती है एनुअल वैल्यू पे। तो हम एनुअल वैल्यू कंप्यूट करते हैं, तो हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है वो हमें निकालनी होती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ब्रॉडली ये रेंटल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की एनुअल बेसिस पे वो ये वैल्यू होती है, और इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं, जो हमने एक्चुअल में पे किए ओनर ने प्रीवियस ईयर के अंदर, हालांकि हो सकता है वो जो टैक्सेस हैं वो किसी और साल के हों, प्रीवियस ईयर के ना हो, बट पेमेंट बेसिस पे उनके रिडक्शन जो है ओनर ले सकता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू में से हमें दो डिडक्शंस मिलती हैं सेक्शन 24 में से, जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन,
जो कि इसका 30% मिलती है, और उसके अलावा अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है इस हाउस प्रॉपर्टी पे तो उसकी रिडक्शन भी हमें मिलती है, और फाइनली हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाता है। और अगर हम इसकी इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दे रखी है आपने, तो आपको पूरे इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर वो प्रॉपर्टी आपने खुद ऑक्यूपाई कर रखी है तो इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको केवल और केवल 2 लाख तक ही मिलेगी। और ये रिडक्शन 2 लाख भी नहीं होगी, 30,000 ही हो जाएगी अगर कुछ और कंडीशंस जो दी गई हैं लॉ के अंदर वो आप फुलफिल नहीं करते। और अगर आपका कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन से पहले का कोई इंटरेस्ट है जब हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनी थी पूरी तरह, उसको भी आप 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में उसकी रिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं एनुअल वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए टैक्सेबिलिटी के लिए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी हायर होती है किसकी, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट को आपने एक तरफ रखना है जो आपको एक्चुअली में रेंट मिला, और उसको एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करना है। और एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा होता है वो होता है हायर ऑफ दी फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके साथ जो कोई सिमिलर प्रॉपर्टी है उसका रेंट कितना है, या फिर म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू जो होती है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज द्वारा डिटरमाइन की जाती है। तो इसका हायर हमें देखना है वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट, बट ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड रेंट मतलब जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर रेंट फिक्स किया गया है, तो हमें इनका हायर लेना है, बट हमें स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जाना। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, फिर उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, जो हायर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो इस पे जल्दी से एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है मिस्टर एक्स के पास 4 हाउसेज हैं जिन्हें उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं आपको जल्दी से फर्स्ट का बता देता हूं, आप बाकी का खुद ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमें म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, और एक्चुअल रेंट भी दे रखा है, फेयर रेंट भी दे रखा है, और स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट, और उसे कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल रेंट से। तो इन दो चीजों को हमें कंपेयर करना है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट। तो ये हो गया 36,000, बट अगेन ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 30,000 एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट हमें दिया है 40,000, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनका हायर हो जाएगा 40,000। तो ऐसे हम बाकी के जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हेड की तरफ, जो कि हमारा है इनकम अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसका जो स्कोप है वो हमें सेक्शन 28 में बताया गया है, जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो भी हमारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं बिजनेस या प्रोफेशन से, उन पे टैक्स लगाया जाएगा। और साथ ही साथ कोई वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट या परक्यूजिट जो हमें मिल रहा है किसी बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर, उस पर भी टैक्स लगेगा। कोई कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जैसा हमने पहले भी देखा था, वो भी इसके अंदर कवर होगा। कोई इनकम किसी ट्रेड या प्रोफेशनल या कोई और एसोसिएशन द्वारा कोई डिराइव की जा रही है अपने मेंबर्स के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके, तो अगर कोई मेंबर्स के लिए एसोसिएशन बनी है और वो कोई इनकम डिराइव कर रही है तो वो भी इसी के अंदर आएगी। और अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है कि आप कोई एक्टिविटी ना करें, आप कोई काम ना करें, या फिर आपके पास जो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो किसी और से शेयर ना करें, तो काम ना करने के लिए भी जो पेमेंट मिल रही है वो भी इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, अगर वो किसी बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेट करती है। उसी के साथ साथ जो एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होंगे। और जो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें हम स्पेक्यूलेशन करते हैं, वैसी जो बिजनेस है उसकी इनकम भी इसी में टैक्सेबल होगी। अब टैक्सेबिलिटी के लिए हमने इनकम तो देख लिया, अब इसमें एक्सपेंसेस कौन से अलाउ होंगे। तो अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो डिफरेंट सेक्शंस में हमें बताए हैं, जैसे सेक्शन 30 के अंदर जो भी हमने हमारी जो बिल्डिंग है उसका कोई रेंट दिया, उस पर कोई टैक्सेस दिए, उस पर कोई रिपेयर कराई, उसकी इंश्योरेंस दी, तो वो अलाउेबल होगा। अगर हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर है उस पर कोई रिपेयर्स कराए या उसकी कोई इंश्योरेंस कराई, तो वो भी हमें एक्सपेंसेस अलाउड होंगे। डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। और अगर हम स्पेसिफाइड बिजनेसेस कर रहे हैं, जैसे हमें लिस्ट दे रखी है, जैसे हॉस्पिटल है या और हमारे स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, अगर हम उसमें है तो हमें जो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसकी 100% की रिडक्शन भी अलाउड है। और जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कोई बिजनेस को सेटअप करने में, वो भी हमें इंडियन कंपनी या फिर रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के केस में अलाउेबल होंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में,
इन्हें हम अमोर्टाइज कर सकते हैं और एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अलाउबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो इसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 32। तो इस सेक्शन के अंदर जो कंडीशंस है डेप्रिसिएशन लेने की, सबसे पहली कि आप एसेट के ओनर होने चाहिए और आपने वो एसेट अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया होना चाहिए और प्रीवियस ईयर जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो यूज हुआ होना चाहिए। और यूज अगर वो 180 डेज से कम हुआ है तो आपका डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा, 50%। तो 180 डेज से कम 50%। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे चार्ज की जाती है। तो जो भी हमारे सिमिलर एसेट्स हैं हम उनको ग्रुप कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, जैसे सारी बिल्डिंग्स एक ब्लॉक में, मशीनरी एक ब्लॉक में, फर्नीचर एक ब्लॉक में, इंटेंजिबल एसेट्स भी अलग ब्लॉक में, और उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अलग अलग रेट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको रेट्स भी दिए गए हैं जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्डिंग्स पे जो रेजिडेंशियल है 5% रेट है, नॉन रेजिडेंशियल पे 10% रेट है, कंप्यूटर्स पे 40% है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 60% था, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, मोटर व्हीकल पे डिपेंड करता है आप पर्सनल यूज कर रहे हैं या कमर्शियल, पर्सनल में 15%, कमर्शियल में 30%, और जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, उस पे 25% है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो चलिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की। तो अगर हम साइंटिफिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें हमें डिडक्शन जो मिलती है, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हमारे बिजनेस पे तो उसकी 100% डिडक्शन जो है वो मिल जाती है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की। अगर वो एक्सपेंडिचर जो है हमारा कैपिटल नेचर का है तो भी उसकी 100% डिडक्शन मिल जाती है एक्सेप्ट लैंड एक्विजिशन। और इसके अलावा अगर हम पैसे कंट्रीब्यूट कर देते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते, हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं किसी एसोसिएशन को जो कि साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज्ड है, तब 150% की वेटेड डिडक्शन है। अगर किसी कंपनी को दे देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100% है, किसी एसोसिएशन को देते हैं साइंटिफिक के लिए नहीं, सोशल या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो 100% डिडक्शन है। अगर हम पेमेंट कर देते हैं किसी नेशनल लेवल की लेबोरेटरी को या फिर आईआईटीज को रिसर्च के लिए तो 150% है। अगर हम एक्सपेंडिचर को इनकर करते हैं कोई कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो उसमें भी 150% है। तो हमें ब्रॉडली ये याद रखना है कि ये अगर हम साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो मिनिमम 100% एक्सपेंडिचर तो अलाउड ही है हमें। तो आगे बढ़ते हैं अदर डिडक्शंस की तरफ जो कि हमें सेक्शन 36 के अंदर दी गई है। अगर हम कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं हमारे स्टॉक की या फिर कोई स्टोर्स जो हमारे पास पड़े हैं, गुड्स पड़े हैं, उनकी इंश्योरेंस पे, तो वो अलाउड होंगे। अगर हम अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं बाय एनी मोड अदर देन कैश तो भी हमें अलाउड होगा। अगर हम किसी जो हमने कैपिटल बोरो किया है, मनी बोरो किया है, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो भी अलाउड होगा। बट अगर वो हमने मनी बोरो किया है किसी एसेट को एक्वायर करने में, कैपिटल एसेट को एक्वायर करने में, तो उस मनी को कैपिटलाइज कर दिया जाएगा और उस इंटरेस्ट पे हमें डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। और अगर हमारे कोई बैड डेट्स हो गए तो वो हमें अलाउड होंगे, बट तभी अलाउड होंगे अगर वो बैड डेट्स हमारे बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेट करते हैं जो हम कर रहे हैं, और हमने जो हमारे बैड डेट हुए हैं उसे पहले जो है अपनी इनकम में इंक्लूड किया था। अगर फैमिली प्लानिंग पे कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है किसी कंपनी ने तो वो भी उसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होगा। अब ये हमने कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स की बात करी थी, अब कुछ जनरल नेचर के एक्सपेंडिचर्स देख लेते हैं जो कि अगर किसी स्पेसिफिक हेड में नहीं फॉल करते तो भी हम डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमें सेक्शन 37 के अंदर बताए हैं। तो इनके लिए कुछ कंडीशंस बताई है कि वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी रेवेन्यू नेचर का वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो केवल और केवल बिजनेस का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और वो प्रीवियस ईयर में ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर किया होना चाहिए। और वो एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ऑफेंस से रिलेट करता है या किसी प्रोहिबिशन जो लॉ के अंदर है वो रिलेट करता है। तो अगर आपके बिजनेस ने कोई ऑफेंस किया और आपने उसकी पेनल्टी पे करी तो वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा आपकी इनकम में से। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस की। तो अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बट आप कोई कंडीशंस कंप्लाई विद नहीं कर रहे तो वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। जैसे आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर कोई टेक्निकल फीस पे कर रहे हैं किसी
नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया आप पे कर रहे हैं, जिसपे आपने टीडीएस जो है वो नहीं काटा या फिर काट लिया और उसे टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया, तो वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। और अगर आप रेजिडेंट को ये पेमेंट कर रहे हैं बिना टीडीएस काटे, तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको केवल और केवल जो 70% अमाउंट है वो अलाउड होगा और डिसअलाउंस हो जाएगा आपका 30% के एक्सपेंडिचर का। अगर आप कोई रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट जो है वो अनरीजनेबल है, 10,000 पेमेंट बनती थी, आपने 20,000 कर दी, तो जो 10,000 होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ डिजिटल इंडिया का ध्यान रखना है, अगर हम कैश पेमेंट करेंगे 10,000 से ज्यादा तो वो भी हमारी डिसअलाउ हो जाएगी। ये लिमिट ट्रांसपोर्टर्स के लिए 35,000 है, और इसीलिए अगर हमारी कोई भी पेमेंट 10,000 से ऊपर है तो वो हमें अकाउंट पे चेक से या बैंक ड्राफ्ट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे करनी होगी। इसके अलावा हमें कुछ बताया है कि कुछ एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपको अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होंगे। अगर आप पेमेंट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर या फिर रिटर्न भरने से पहले भी अगर आप उनकी पेमेंट कर देंगे तो ही वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होंगे सेक्शन 43B के अंदर। जैसे कोई टैक्सेस ड्यूटीज पे करनी है, कोई बोनस और कमीशन पे करना है, कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई लीव एनकैशमेंट या फिर प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है, या फिर कोई रेलवे की एसेट्स का एक्सपेंडिचर है, तो ये तभी अलाउड होगा अगर आप पेमेंट जो है उनकी कर देंगे रिटर्न भरने से पहले पहले। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स की तरफ। तो इसका जो बेसिक चार्ज है वो सेक्शन 22 में बताया है, और वो कहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके ड्यूरिंग द ईयर, तो वो हमारा होगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल एसेट का मतलब अगर हम समझ लें तो हमें कैपिटल गेन समझ आ जाएगा। तो कैपिटल एसेट का मीनिंग हमें समझाया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि असेसी ने होल्ड की हुई है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, तो हालांकि वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से भी कनेक्टेड हो सकती है, चाहे वो उसका ब्लॉक ऑफ एसेट्स ही है, तो भी उस पर अगर गेन हो रहा है तो वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। बट कुछ ये भी बताया है कि कुछ जो हमारी एक्सेप्शंस होंगी, कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं होंगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट 3 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारा कोई अगर बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड है, कोई हमारा इन्वेंट्री है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। और अगर कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स है असेसी की, तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, उसके कपड़े हैं, उसके जूते हैं। बट ज्वेलरी जो है वो पर्सनल है चाहे, बट वो कैपिटल एसेट है। और इसी के साथ साथ अगर आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो अगर आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हैं तो कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगने वाला है। तो जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि ये गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और ये देखने के लिए हमें पता होना चाहिए ये एसेट शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं। ये हमें पता लगता है पीरियड ऑफ होल्डिंग देख के। अगर कोई हमारा एसेट है जिसे हमने 36 मंथ्स 3 साल या उससे कम अपने साथ रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अगर वो 36 मंथ से ज्यादा रखा है उसे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। बट ये क्राइटेरिया 36 मंथ से 24 मंथ्स कर दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जो कि हमारी लैंड, बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं 24 मंथ्स के पीरियड के बाद, तो आपका गेन लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। और कुछ हमारे पास केसेस हैं जिसमें ये पीरियड 36 मंथ से रिड्यूस होकर 12 मंथ्स तक हो जाता है। जैसे अगर आप लिस्टेड जो सिक्योरिटीज हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर कोई यूनिट्स हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के या यूटीआई के, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, तो ये पीरियड 12 मंथ्स हो जाता है। तो ये हुए हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की तरफ। तो इसका प्रोसीजर हमें सेक्शन 48 में बताया है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म गेन कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है। तो हमें जितने पैसे कैपिटल एसेट को बेच के मिल रहे हैं कंसीडरेशन उसे ले लेना है, और उस पे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, अगर हम कोई ब्रोकरेज कमीशन पे करते हैं उसे लेस कर देना है, और जो हमने एसेट एक्वायर किया था उसकी कॉस्ट को लेस करना है, और अगर हमने कोई एसेट में इंप्रूवमेंट करी थी तो उसकी कॉस्ट को भी लेस कर देना है। जो बैलेंस आएगा
उसमें से हम एग्जम्पशन अगर कोई बनती है वो ले लेंगे, बैलेंस हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे जो कॉस्ट है वो हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करनी है। तो इसके लिए हमें CII वैल्यूज जो है वो कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन से कितनी बढ़ गई इन CII वैल्यूज को देख के। तो हम देखते हैं कि अगर हमने 10,000 का परचेज किया था और उस साल की CII वैल्यू हमारी जो है वो 200 है और आज उसकी वैल्यू जो है वो 400 है CII की, तो हमें जो है इसकी वैल्यू जो कंसीडर करनी है वो 20,000 कंसीडर करनी है एज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर मान लीजिए जो आपने एसेट एक्वायर किया था वो 2001 से पहले एक्वायर किया था, मान लेते हैं 1990 में एक्वायर किया था, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 2001 की जो फेयर वैल्यू है वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये इन्फ्लेशन के इंडाइसिस हैं ये 2001 से अवेलेबल हैं। पहले 1981 था, अब 2001 जो है वो कर दिया गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। तो काफी सारी एग्जम्पशंस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एग्जम्पशंस हमें सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC और 54F में दी गई हैं। और एलिजिबल एसएससीज की बात करें तो जनरली इंडिविजुअल या फिर HUF है। 54D और EC में सारे एसएससीज कवर्ड अप किए गए हैं। 54 की अगर हम बात करें तो डिडक्शन मिलती है हमें अगर हम कोई रेजिडेंशियल हाउस जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसे सेल कर देते हैं और उसे सेल करके एक नया रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में खरीद लेते हैं, और वो हमें खरीदना है 1 साल बेचने से पहले या 2 साल बेचने के बाद, या फिर खरीदने के बजाय हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं विद इन 3 इयर्स। तो हमें जो भी हमारा कैपिटल गेन हुआ था अप टू द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 54B के अंदर अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हम बेच रहे हैं जिसे हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर रहे थे पिछले 2 सालों में, और बेच के हम नई एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खरीद लेते हैं, तो जो हमारा कैपिटल गेन होगा अप टू दी कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 54D में अगर हमारी कोई लैंड एंड बिल्डिंग जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट थी वो कंपल्सरीली एक्वायर हो जाती है और उसे हम पिछले 2 साल से यूज कर रहे थे, तो अगर हम उसकी जगह कोई नई लैंड और बिल्डिंग खरीद लेते हैं विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो भी हमें जो हमारा कैपिटल गेन हुआ था अप टू द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट वो एग्जम्पशन मिल जाएगी। सेक्शन 54EC के अंदर हम कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हैं, यहाँ पे स्कोप बहुत वाइड है, और इन्वेस्टमेंट करते हैं नोटिफाइड बॉन्ड्स के अंदर या फिर जो NHAI या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स हैं उसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इसके अंदर अप टू 50 लाख हमें करंट फाइनेंशियल ईयर भी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की भी कंबाइंड लिमिट दे रखी है, और अगर हम 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें जो है गेन की एग्जम्पशन मिल जाएगी। सेक्शन 54F के अंदर जो है 54 के अंदर जो कवर अप नहीं हो पाया वो यहां कवर हुआ, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हैं अदर देन रेजिडेंशियल हाउस और बेच के आप रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, और खरीदना बिल्कुल वही सेम है 54 वाला लिमिट्स 1 ईयर 2 ईयर या फिर 3 ईयर, बट यहां पे जो डिडक्शन मिलने वाली है वो प्रोपोर्शनेट मिलेगी। अगर आप जितना कैपिटल गेन इन्वेस्ट करेंगे उसके प्रोपोर्शन में आपको जो डिडक्शन है वो मिलेगी, पूरी कॉस्ट ऑफ जो न्यू हाउस है उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप पूरा गेन इन्वेस्ट करेंगे तो पूरी रिडक्शन मिलेगी, अगर आप 50% गेन इन्वेस्ट करेंगे तो केवल और केवल 50% की रिडक्शन आपको मिलेगी। बट यहाँ पे जो एक और कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप जो है डेट ऑफ ट्रांसफर पे आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस जो है वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज की, जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56। तो इस हेड के अंदर जो इनकम टैक्सेबल होती हैं वो है डिविडेंड इनकम, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो अगर हमें डोमेस्टिक कंपनी से अप टू 10 लाख डिविडेंड मिलता है तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर हमें कोई इनकम मिल रही है लॉटरी जीतने से या फिर पजल या कोई रेस हॉर्स रेस जैसे जीतने से, तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल है। इसके अलावा इस हेड में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी का जो हमें इनकम है, एग्रीकल्चर अगर हमारी इनकम है लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया से, या फिर इनकम फ्रॉम सब लेटिंग है या फिर वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड को हमने रेंट पे दिया है, तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल है। उसी के साथ साथ जो एमपीज एमएलए को सैलरी मिलती है वो भी यही टैक्सेबल है, और जो फैमिली पेंशन मिलती है फैमिली मेंबर्स जो कि डिसीज्ड एम्प्लॉय हैं उसके, तो उन्हें भी इसी हेड में टैक्सेबल किया जाता है। बट उस केस में एग्जम्पशन भी मिलती है, डिडक्शन भी मिलती है अप टू
15,000 और 1/3 of such pension whichever is less. आगे बात करते हैं कैजुअल इनकम की टैक्सेबिलिटी की, जिसके अंदर हमारे पास लॉटरी, पजल, रेसेस, गैम्बलिंग, बेटिंग जैसी इनकम आती है। तो ये जो इनकम है इस पे फ्लैट रेट ऑफ 30% टैक्स लगाया जाता है और इसी रेट पे टीडीएस भी काटे जाते हैं। इसमें से हमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं अलाउड होता और कोई डिडक्शन एटीसी से एटीयू की नहीं मिलती। अगर हम टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स की बात करके चलें, तो अगर हम मॉनेटरी गिफ्ट्स जो हमें पैसे मिले बिना किसी कंसिडरेशन के, तो अगर वो 50,000 से ज्यादा के पैसे मिले तो वो गिफ्ट के हेड में टैक्सेबल हो जाते हैं अंडर अदर सोर्सेस। अगर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, तो अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, जैसे अगर हमें कोई ज्वेलरी मिल रही है 50,000 से ज्यादा, तो वो हमें गिफ्ट के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर हमें वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिल रही है, जैसे उसकी वैल्यू थी 1 लाख और अगर हमें वो केवल और केवल मिल गई 40,000 में, तो यहाँ पे भी उनकी वैल्यूज में 50,000 का डिफरेंस जो है वो आ गया, तो इसलिए भी वो टैक्सेबल हो जाएगी एज गिफ्ट। सेम इज द केस विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर हमें कोई प्रॉपर्टी मिली जिसकी स्टैंप वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, या फिर जो हमने पैसे पे किए और उसकी स्टैंप वैल्यू में डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो वो भी गिफ्ट की तरह टैक्सेबल हो जाएगी। बट कुछ केसेस हैं जहां पे गिफ्ट्स को एग्जम्पशन दी गई है, जैसे अगर हमें कोई गिफ्ट हमारे रिलेटिव से मिल रहा है, या फिर मैरिज के ओकेजन पे मिल रहा है, या फिर जो विल या फिर कोई इनहेरिटेंस के अंदर अगर हमें वो गिफ्ट मिल रहा है। आगे जल्दी से कुछ छोटे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो अगर कोई हमारी जो फर्म है उसको एज अ फर्म असेस होना है, तो उसे कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करती तो वो एज एसोसिएशन ऑफ पर्संस असेस होगी। तो वो कंडीशंस हैं कि उसका कोई एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए एविडेंस में, जैसे पार्टनरशिप डीड उसकी होनी चाहिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए जिसे सारे पार्टनर्स ने साइन किया हो, और उस डीड के अंदर जो सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे स्पेसिफाई किया होना चाहिए, तभी उसे एज अ फर्म असेस किया जाएगा। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स की, तो वो जो है वो बिजनेस इनकम के हेड में टैक्सेबल होती है, और जो रेम्यूनरेशन है वो हमें तभी डिडक्टेबल होती है अगर वो पार्टनरशिप डीड द्वारा ऑथराइज्ड है और केवल वर्किंग पार्टनर्स को दी जा रही है, और वो भी अप टू स्पेसिफाइड लिमिट्स दी जा रही है। लिमिट्स क्या है? जैसे अगर हमारे प्रॉफिट्स 3 लाख तक हैं या फिर हमें लॉस है, तो हमारी जो रेम्यूनरेशन है वो ₹150 या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट्स, जो कि हायर है, जो कि मोर है, उतने तक हमें अलाउड होगी। और अगर 3 लाख से ज्यादा के जो बुक प्रॉफिट्स हैं उस पे जो बैलेंस हमें बचता है, जैसे 5 लाख के बुक प्रॉफिट है, तो 2 लाख का 60% ही हम दे सकते हैं एज रेम्यूनरेशन। तो ये हो गया एज अ सैलरी। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, तो उसका रेट मैक्सिमम बताया है कि पार्टनर्स को 12% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना। और ये जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे डिफरेंस है सैलरी से। सैलरी हम केवल वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते थे, और जो इंटरेस्ट है वो वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर दोनों को देंगे, तो हमें डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं असेसमेंट्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो अगर हमारी कोई इनकम टैक्स में असेसमेंट्स होती हैं, जैसे सेल्फ असेसमेंट, इसमें हम खुद अपनी रिटर्न जो है खुद असेस करके फाइल करते हैं। स्क्रूटिनी और रेगुलर असेसमेंट, इसमें जो हमने रिटर्न फाइल करी उसको असेसिंग ऑफिसर इवेल्युएट करता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारी जो रिटर्न फाइल करी उसके सपोर्ट में हमसे मंगवाता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 के अंदर, अगर असेसिंग ऑफिसर हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है या फिर हमें बोल रहा है कि रिटर्न फाइल करो, बट हम वो नहीं कर रहे, तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट से हमारी असेसमेंट जो है वो कर देता है, जिसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसके अलावा है इनकम कीपिंग असेसमेंट। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई हमारी ऐसी इनकम है पिछले साल की जिसका असेसमेंट होना रह गया, तो वो सेक्शन 147 के अंदर एज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। उसके अलावा सर्च के, यानी कि जो रेड के केसेस होते हैं, उसके अंदर भी हमारी जो असेसमेंट्स होती हैं वो भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर होती हैं। उसके अंदर जो मेन बात हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब रेड की असेसमेंट होती है तो उसमें पिछले 6 असेसमेंट ईयर्स की भी जो असेसमेंट है वो साथ में दोबारा से करी जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉस की तरफ। तो अगर आपको किसी साल में लॉस हो जाता है किसी भी हेड ऑफ इनकम में,
तो आप उसको कैसे दूसरे हेड से शट ऑफ कर सकते हैं या फिर कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस हमें दिए गए हैं सेक्शन 70-71 के अंदर। तो हमें बताया है कि आप एक हेड का जो हमारा उसी साल में अगर कोई लॉस है तो उसी साल में आप किसी और हेड से भी सेम असेसमेंट ईयर में उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो आप किसी और हेड ऑफ इनकम से केवल 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन का जो लॉस है वो आप सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो आप उसे केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल लॉस है, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा लॉस है जो कि एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का है तो वो उसी की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, और उसी हेड से आप नेक्स्ट ईयर में जो उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या फिर बिजनेस और प्रोफेशन का लॉस है या फिर कैपिटल लॉस है तो आप उसे जो है 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस हैं जैसे लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन है या फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है, तो केवल और केवल आप उसे 4 इयर्स तक ही एडजस्ट यानी कि सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करके। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपको उनकी पेमेंट करते टाइम पे उन पे टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लेना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है। तो यहाँ पे कुछ वो पेमेंट्स हैं उनकी बात करी गई है और ये बताया गया है कि कितनी अमाउंट से ऊपर अगर पेमेंट हो तो आपको टीडीएस या फिर टैक्स काटना है, और वो टैक्स जो काटना है वो उस इनकम पे कितने रेट से टैक्स काटना है। जैसे सैलरी के ऊपर आपकी अगर इनकम जो हमारी मिनिमम स्लैब रेट्स हैं उससे ज्यादा है तो आपको स्लैब रेट के बेसिस पे इनकम कैलकुलेट करनी है और उस पे हर मंथ जो है उतना टैक्स काट लेना है। और वैसे ही अगर आपको कोई डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5,000 से ज्यादा है तो 10% उस पर टीडीएस काट लेना है। तो ऐसे ही सारे जो आपको इनकम्स हैं और उन पे टीडीएस के रेट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप उन्हें एक बार ये वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं पेनल्टीज की तरफ। तो पेनल्टीज बहुत सारी हैं इनकम टैक्स के अंदर, बट एक न्यू पेनल्टी जो इंट्रोड्यूस हुई है अभी कुछ ही साल पहले वो है सेक्शन 270A के अंदर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की। तो इसलिए मैं मानता हूं ये इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जामिनेशन के लिए, तो इसे कवर अप मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अगर आपने इनकम की अंडर रिपोर्टिंग की तो बताया है कि 50% जो है टैक्स पेबल का आप पे पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने इनकम की मिस रिपोर्टिंग करी, आपने कुछ गलत फैक्ट्स कुछ फ्रॉड किया तो 200% तक जो आपका टैक्स पेबल है उसकी पेनल्टी लग सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो इन टॉपिक से प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो हमने जुलाई 2018 में पूछा गया, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्लॉक ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मींस। तो हमें ऑप्शंस दिए गए। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स टू विच वन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। तो यहां पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स को एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय किया है और उसकी सैलरी 70,000 पर मंथ है और उसे डियरनेस पे 10,000 मिल रहा है, और उसे जो हाउस रेंट अलाउंस मिला वो 2,000 पर मंथ मिला, और उसने रेंट जो पे किया वो 2,500 पर मंथ रेंट पे किया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्पशन के लिए हमारे पास 3 चीजें देखनी थी। पहला, HRA रिसीव्ड, तो रिसीव्ड उसे कितना हो रहा है 2,000 पर मंथ। नेक्स्ट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड में से अगर हम 10% ऑफ सैलरी घटाएं तो सैलरी उसे मिल रहा है 70 प्लस 10 80। तो अगर हम ये लेस करें 8,000 तो देखिए ये यहीं पे नेगेटिव चला गया तो ये फिगर हो जाएगा 0। तो लीस्ट यहाँ पे 0 ही होगा, तो इसलिए जो एग्जम्पशन होने वाला है यहाँ पे वो होने वाला है हमारा निल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग करने के लिए कहा है। लिस्ट 1 में कुछ प्रोविजंस हैं और लिस्ट 2 में कुछ सेक्शंस हैं। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा सेक्शन 6 में आता है, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में आता है, हाउस रेंट अलाउंस जो हमारा है वो सेक्शन 10(13)A में आता है, और ग्रेट्युटी सेक्शन 10(10) में आता है। तो हम इजीली जो है इसका आंसर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो
इसमें पूछ रहा है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 असेसी को नहीं मिलेगी अगर वो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन्स। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आप एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस ओन कर रहे हैं तो आपको 54F की डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। तो यहां पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स ये भी हम कवर अप कर चुके हैं, और इसमें हमने कवर अप किया था कि अगर आपको कोई इनकम हो रही है ओनिंग एंड मेंटेनेंस रिसोर्सेज से, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो यहां पे नॉट चार्जेबल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स यहां हम हमारा डिस्कशन रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स यूनिट पे एंड करते हैं। तो यहां मैं उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा जो डिस्कशन है वो पसंद आया होगा, और आपके सारे जो टॉपिक्स का रिवीजन है वो इस हमारे डिस्कशन से कंप्लीट हो गया होगा। मैं मानता हूं थोड़ा हमने क्विकली यहाँ पे रिवीजन किया, क्योंकि हमें सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना था और हर एक स्टूडेंट का पेस थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पे अपनी जो प्लेबैक स्पीड है उसके अकॉर्डिंग प्ले करके आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को और अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई क्वेरी है तो हमें जरूर भेजिए, hello@everstudy.in हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक पे आप हमें ढूंढ सकते हैं facebook.com/everstudyclasses पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिल सकें। थैंक यू।